Hey guys, welcome to Gyanamatics. This is Sumedha Singh and आज की जो वीडियो है इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ आर सीरीज जिसमें हम CDS 1 2021 के जो एग्ज़ाम है उसका जो जीके पोर्शन है उसको सॉल्व करके यूट्यूब पे आपके सामने वी आर प्रेजेंटिंग इट. तो कंटिन्यूइंग विद द सीरीज़. तो देखिए 53rd क्वेश्चन की बात करते हैं. अ स्टूडेंट वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्रीजिंग द सेल डिविजन among plants. She asked her supervisor to suggest the specific plant hormone for the same. Had you been her supervisor, which plant hormone would you suggest? तो देखिए प्लांट हॉर्मोन्स जो हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है. तो देखिए इसमें सही आंसर जो है वो है साइटोकाइनिन. सेल डिवीजन की जब बात हुई है आपको उसको इंक्रीज करना है तो उसके लिए साइटोकाइनिन जो है वो यूज़ होता है. गिब्रेलिन्स जो हैं और ऑक्सिन्स जो हैं ये भी ग्रोथ प्रमोट करते हैं बट सेल डिवीजन के लिए स्पेशली जो यूज़ होता है वो साइटोकाइनिन है. बोल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए जो यूज़ होता है, बोल्टिंग ऑफ बड्स के लिए जो यूज़ होता है वो गिब्रेलिन है. और ऑक्सिन जो है ये भी ग्रोथ प्रमोट करता है ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स. इसमें जो ऑड वन आउट है वो है आपका एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ इनहिबिटर की तरह फंक्शन करता है. और ये जो डोमेंसी पीरियड है वो इट प्रमोट्स दैट डोमेंसी अमंग सीड्स. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका करेक्ट आंसर है तो वो होगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन. ऑलराइट. 54th क्वेश्चन पे आते हैं. विच सेल ऑर्गेनल हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम. तो देखिए इसमें जो आपका सही आंसर है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, दिस इज कम्प्लीटली फैक्चुअल. तो ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. ओके. 55th क्वेश्चन पे आते हैं. ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स. तो देखिए ऑस्मोसिस में क्या है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, और जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम इट्स हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम पानी की बात कर रहे हैं तो देखिए पानी जो है अपनी एक हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाएगा. ठीक है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, फुली परमिएबल नहीं होती है, सेमी परमिएबल होती है. और वैसे भी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन यही है कि सॉल्वेंट जो है, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. ओके. 56th क्वेश्चन पे आते हैं. ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न. तो देखिए दो क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं तो इसमें या तो मिक्स क्रॉपिंग हो सकता है या इंटर क्रॉपिंग हो सकता है. मिक्स्ड फार्मिंग नहीं होता है. मिक्स्ड फार्मिंग में क्रॉप्स के साथ साथ जो आपकी लाइव स्टॉक है उसको भी रखा जाता है तो वो मिक्स्ड फार्मिंग में आती है. तो यहाँ पे देखिए आप एलिमिनेशन से चल सकते हैं. मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग आपने डिसाइड कर लिया, इन दोनों में से कोई एक होगा. तो अब यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर डेफिनेट पैटर्न में ग्रो हो रहा है तो इंटरक्रॉपिंग होगा. ठीक है, इंटरक्रॉपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि उस एक पर्टिकुलर लैंड से, एक पर्टिकुलर जो एरिया है उससे आप कैसे अपनी जो कल्टीवेट कर रहे हैं आप उसको, अपनी कल्टीवेशन कैसे मैक्सिमाइज करेंगे. तो उस चीज़ के लिए एक इंटरक्रॉपिंग पैटर्न यूज़ किया जाता है जिसमें यू आर ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ स्पेसिफिक पैटर्न इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. जबकि जो मिक्स क्रॉपिंग है उसमें आप क्या करते हैं, यू आर आप इसलिए दो क्रॉप्स लगा रहे हैं. इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एक क्रॉप फेल हो जाए तो दूसरी क्रॉप विल गिव यू द ईल्ड. तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव है कि एटलीस्ट कहीं से तो ईल्ड आए. यू आर नॉट ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बट यू आर ट्राइंग टू एड इट एज अ बैकअप. ओके, तो यहाँ पे अगर डेफिनेट पैटर्न बोला है तो आपका जो सही आंसर होगा वो इंटरक्रॉपिंग होगा. ओके. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राउन गैस. तो देखिए NO2 जो है, NO2 और ऑक्सीजन इसमें निकलती है. आप इसको हीट करेंगे तो जो ब्राउन फ्यूम्स हैं वो हैं आपकी NO2 की वजह से. ओके. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. 58th क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज डू सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट विद दैट मेक्स द सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक. तो देखिए जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं वो आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर है. मतलब हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करती हैं जो आपकी एटमॉस्फेयर में है. ठीक है, तो वो क्या आर्टिकल है जिसकी वजह से ये एक कलर आता है उनमें, तो दैट इज सल्फर. तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सल्फर. ऑलराइट. 59th क्वेश्चन पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट इट एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर. तो देखिए क्लास
10th से हम इसको पढ़ते आए हैं, 9th 10th से। इसका सही आंसर जो है वो आपका होगा सोडियम। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है ताकि इसमें एक्सीडेंटल फायर ना हो जाए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, अ सोल्यूशन कंटेन्स 20 grams ऑफ solute and 180 grams of solvent. If the solvent is water, what is the concentration of the solution in terms of mass by mass percentage? तो देखिए, मास बाय मास, इसमें आपको केमिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक मास बाय मास परसेंटेज पूछा है तो आप क्या करेंगे, इसमें सिंपल सी चीज़ करेंगे आप करेंगे मास ऑफ सोल्यूट प्लस, देखिए मास बाय मास परसेंटेज पूछा है तो मास ऑफ सॉल्यूट 20 अपॉन पूरा टोटल मास क्या है सोल्यूशन का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 180 प्लस 200। ठीक है, 180 प्लस 200, आई एम नॉट एबल टू राइट इट ओवर हियर, 180 प्लस 20, सॉरी 20 ग्राम्स, तो आपका क्या आ जाएगा 20 अपॉन 200 इंटू 100, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी 10%। ठीक है, तो इसमें यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर एनी फैंसी फॉर्मूले फ्रॉम chemistry. This is just very simple. They're just asking you mass by mass percentage, so you just have to divide solute upon the total mass of the solution, which is mass of solute plus mass of solvent, and you'll get your answer. Okay, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? तो अब देखिए, इकोनॉमी से बहुत क्वेश्चंस इस बार बहुत तो नहीं पर कम से कम 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड दीज आर बेसिक क्वेश्चंस। तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी ज़रूरी है, माइक्रो से इतने हमने अभी तक नहीं देखे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव योर फंडास क्लियर। तो इसके लिए बेसिक NCERTs वुड सफाइस। तो इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? रियल जीडीपी की बात करी है यहाँ पे, पोटेंशियल जीडीपी की बात करी है, नॉमिनल जीडीपी की बात करी है। तो देखिए, नॉर्मल जीडीपी क्या होती है? नॉर्मल जीडीपी जो है आपकी करंट प्राइसेस पे जो आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, जो कि करंट प्राइसेस पे है। ओके, रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आप एक बेस ईयर रखते हैं, रेफरेंस ईयर रखते हैं। ठीक है, उसमें आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई आती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, घटती है, तो आपकी जो प्राइजेज हैं उनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज चेंज। तो उस चीज़ को अकाउंट में लेते हुए रियल जीडीपी जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट करती है उस चीज़ को, और नॉमिनल जीडीपी जो है वो आपकी करंट प्राइजेस पे आपकी जो जीडीपी है, वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन योर कंट्री, उसको रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो एक बार अब इन ऑप्शंस को देखते हैं, इसमें से आपको सबसे गलत जो ऑप्शन है उसको पॉइंट आउट करना है। रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइजेस। तो देखिए, कॉमन प्राइजेस ही है, एक बेस ईयर का प्राइस लेते हैं आप, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट। पोटेंशियल जीडीपी इज द रियल जीडीपी दैट द इकोनॉमी वुड प्रोड्यूस इफ इट्स रिसोर्सेज वर फुली एम्प्लॉयड। तो ये भी सही है। पोटेंशियल जीडीपी क्या है? जब आप एक अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, एक कंट्री की मैक्सिमम पोटेंशियल जीडीपी कितनी हो सकती है, तो मतलब एक उसकी पोटेंशियल क्या है उस जीडीपी की। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी पे आते हैं, नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कांस्टेंट प्राइजेस। तो देखिए, कांस्टेंट प्राइजेस तो नहीं होते हैं, करंट प्राइजेस होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट ईयर्स नहीं होता। नॉमिनल जीडीपी जो है करंट, अभी जैसे अगर मैं इस साल फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 की बात करती हूँ, तो उस फाइनेंशियल ईयर में क्या पर्टिकुलर प्राइस है, करंट प्राइस जो है कांस्टेंट नहीं है, वो प्राइस चेंज कर रहा है, ईयर बाय ईयर चेंज कर रहा है। आपकी इन्फ्लेशन आ रही है, इन्फ्लेशन घट रही है, तो वो चेंज कर रहा है, कांस्टेंट प्राइसेस नहीं है उसमें। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी गलत है। अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार आंसर की से भी इसको टैली कर लीजिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन सी जो है वो गलत है। और ऑप्शन डी को देख लेते हैं, रियल जीडीपी पर कैपिटा इज द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो डी भी सही है। तो देखिए, मेरे हिसाब से ऑप्शन सी जो है दिस विल बी योर आंसर, बिकॉज दिस इज आई एम फाइंडिंग इट द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर, बट देन अगैन आई सजेस्ट कि आप एक बार आंसर की से इसको टैली ज़रूर करिएगा। तो मेरे हिसाब से 61 का जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी। ओके, 62nd क्वेश्चन पे आते हैं। द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर अवेलेबिलिटी रिजल्ट्स इन। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का। तो देखिए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, साइक्लिकल, इसमें से एक
अलग सा ही ऑप्शन है जो मैंने आज तक पर्सनली मैंने नहीं सुना है, ऑल्टर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कभी कभी यूपीएससी खुद भी आपको ऐसे ऑप्शन दे देता है जिसको देख के आपको लगता है कि यार ये ऑप्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यू कैन ट्राई टू रिड्यूस योर ऑप्शंस टू रीच टू द करेक्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से ऑल्टर्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अगैन, बट आई हैव नेवर रेड अबाउट इट। तो देखिए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसमें मेरे को सबसे एक्यूरेट आंसर लग रहा है, क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मान लीजिए कि एक खेत है, मतलब एक गांव है, उसमें एक परिवार है, 5 लोग हैं उस परिवार के, और उनके पास एक ही खेत है। तो उस खेत में उनको खेती बाड़ी करने के लिए 2 लोग काफ़ी हैं, बट उस परिवार के 5 लोग उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि एक्चुअली में काम 2 का है, बट परिवार के 5 लोग उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, और जो ईल्ड आ रही है वो सिर्फ 2 के लिए है, इन 5 के लिए नहीं है, बाकी जो एक्स्ट्रा 3 है उनके लिए नहीं है। तो ये डिसगाइज्ड है, ठीक है। मतलब कि जितनी आउटपुट आ रही है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जितने लोग लग रहे हैं उतनों की आवश्यकता नहीं है, तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, मान लीजिए सीजनल है कि एक पर्टिकुलर सीजन में एक जगह है वहाँ पे इतनी खेती बाड़ी नहीं होती है, तो वहाँ का जो एक लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार है या जो भी है, या वहाँ का एक नॉर्मल फार्मर भी है, तो वो उस पर्टिकुलर सीजन में खेती बाड़ी नहीं कर पाएगा, तो वो उस सीजन में अनएम्प्लॉयड है। बट साल के बाकी सीजन्स में जब वहाँ पे अच्छी एक फसल उग रही है, तो वहाँ पे ही विल बी एम्प्लॉयड। सो दिस इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में अगर इतनी डिमांड नहीं है वर्कर्स की, पर वर्कर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है कि रीजन या ऑक्यूपेशन में जो जॉब वैकेंसी है और जितने लोग अवेलेबल हैं उस जॉब को लेने के लिए, उसमें मिसमैच है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट तो तभी होगी ना जब वर्कर्स ज़्यादा हैं और डिमांड कम है। तो ये सिचुएशन जो है सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेरे को लग रही है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। बट देन अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार आंसर की से भी इसको टैली ज़रूर करिएगा। ओके, 63rd क्वेश्चन पे आते हैं। The situation in an economy which is growing slowly along with rapid inflation is what? Rising price level, okay, is called. तो देखिए, एक बहुत ही इकोनॉमी में टर्म है स्टैगफ्लेशन की, ठीक है। तो इस ग्राफ में जब राइट वर्ड शिफ्ट होता है, दैट इज योर स्टैगफ्लेशन। क्या है स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन है जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उस इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, जीडीपी आपकी फिर भी ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये एक पिक्यूलियर सिचुएशन है जिसको बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, 64th क्वेश्चन पे आते हैं। The increase in private investment spending induced by the increase in government spending is known as, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्राउडिंग इन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्राउडिंग इन। अब सरकार क्या करती है, देखिए, मान लीजिए कि एक इकॉनमी है, उसमें लोग हैं, और सडनली यहाँ पे एक स्टैग्नेशन जैसी सिचुएशन आ गई है, इकॉनमी में लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 4 लोग हैं, 4 लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड नहीं करेंगे उसको। लोगों में चिंता होगी कि आगे जाके पता नहीं रिसेशन आ जाए, क्या आ जाए। तो लोगों का जो साइकोलॉजी होगी इस सिचुएशन में वो होगी कि हम पैसे इन्वेस्ट ना करके सेव करें, ठीक है, हम पैसे इन्वेस्ट ना करके सेव करें। तो जब वो सेव करेंगे तो उनकी डिमांड जो होगी वो नहीं होगी, तो इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी, तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, काउंटर करने के लिए, गवर्नमेंट जो है मनी इंजेक्ट करती है इकोनॉमी में, ठीक है, लोगों की वॉलेट्स में। अपना मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं आरबीआई की, जिसके थ्रू वो रेट्स लोअर करते हैं ताकि लोग लोन्स लें और आगे इन्वेस्ट करें, इंटरेस्ट रेट्स कम हों। तो अलग अलग ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं आरबीआई के, जिसमें वो बॉन्ड्स बेचते हैं, खरीदते हैं एक्चुअली, जिससे इकोनॉमी में पैसे आए। तो ये पैसा जो है ये सरकार इन्वेस्ट कर रही है ताकि लोगों के जेब में पैसे आए, इकोनॉमी जो है उसमें मनी जो है वो सर्कुलेशन में ज़्यादा बढ़े, ताकि लोग खरीदना स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि लोग खरीदना स्टार्ट करें। तो
उसको बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या बोला जाता है, क्या टर्म है, वो है क्राउडिंग इनकी। ठीक है, क्या है? क्राउडिंग इनकी। अब यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है पंपिंग आउट। पंपिंग आउट जो है, देखिए पंपिंग आउट नहीं इसका आंसर नहीं है, बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, पंप प्राइमर। तो देखिए जो काइनीजियन इकोनॉमी है उसमें इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है डिटेल्स में, कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है इंटरवीन कर सकती है इन अ सिचुएशन लाइक दिस, जहाँ पे ग्रोथ जो है रुक गई है या लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं, मनी की सर्कुलेशन जो है इकोनॉमी में वो बहुत कम है, डिमांड नहीं है। तो ये जो है काइनीजियन इकोनॉमी का बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, और अगर आप चाहें तो आप इसको ज़रूर स्टडी करिएगा। ओके, लेट्स बिगिन एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। 65th क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। द एसेट और एसेट्स दैट अ बोरोअर प्लेजेस इन ऑर्डर टू गारंटी रीपेमेंट ऑफ अ लोन इज कॉल्ड एज, तो इट्स कॉल्ड चेक। ठीक है, अगेन आई सजेस्ट आप एक बार देख लीजिएगा आंसर की, बट मेरे अकॉर्डिंग 65th का जो सही आंसर है वो है चेक। ओके, 66th क्वेश्चन पे आते हैं। द परसेंटेज बाय विच द मनी द बोरोअर पेज बैक एक्सीड्स द मनी दैट वाज बोरोड इज कॉल्ड, तो देखिए बैंक रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ही है ना, ये इंटरेस्ट रेट ही हुआ। आपने जितनी परसेंटेज पे आपने जो मनी आप पे कर रहे हो वो कितना परसेंटेज ज़्यादा है देन द मनी दैट यू हैव बोरोड ओरिजिनली, तो दैट इज़ बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट। सबसे इसमें सही जो है यही लग रहा है अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्योंकि देखिए रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो है जिसमें आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, अगेन नॉमिनल वर्ड जहाँ भी आए यू शुड कीप दैट इन माइंड कि वो करंट प्राइसेस पे है, और रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो किसी बेस प्राइस पे है, ताकि आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके पता लगा सकें कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक्चुअली में डिफरेंस कितना आया है प्राइजेस का। ठीक है, तो नॉर्म अब क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात नहीं है, कोई ऐसी आज सच बात नहीं है, सिंपल इतना ही पूछा है कि परसेंटेज जो है क्या आपका इंक्रीज कर रहा है जितना आप पे कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बैंक रेट बोलेंगे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट है कि आप जब एक टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं किसी भी लेंडर की, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जब वो लेंड करता है मनी, कि आपके पास कितना कोलेट्रल होना चाहिए, क्या सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, तो दैट इज़ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो इसमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका मेरे अकॉर्डिंग वो है 66 का ए, बैंक रेट। ओके, 67th क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following statements about the Gandhi Irwin Pact of 1931 is correct? तो देखिए गांधी अर्विन पैक्ट हुआ था 1931 में, आफ्टर 11 डिमांड्स ऑफ महात्मा गांधी वर रिजेक्टेड, एंड उस टाइम पे that was a time when massive arrests were taking place of Congress members, or that was a time when when there was civil disobedience, जब वो लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम पे गांधी अर्विन पैक्ट जो था, एक ये मीटिंग हुई थी, जो फर्स्ट सेशन था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया था। ठीक है, कांग्रेस नहीं उसको अटेंड करना चाहती थी, तो इस चीज़ के लिए गांधी अर्विन पैक्ट हुआ था, इनके बीच में एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि जितने भी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट्स में जितने लोगों को पकड़ा गया है उनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जो भी पीसफुल लीकर और पिकेटिंग हुई है, लीकर और फॉरेन क्लॉथ शॉप्स की पीसफुल हुई है, तो उनको भी, उनके प्रिजनर्स को भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। बट इसमें एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक या बोल सकते हैं एक स्टेप बैक था हमारी तरफ से, वो ये था कि सिविल डिसोबीडियंस जो थी वो रोक दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। और देखिए, और इसमें था कि जो भगत सिंह हैं उनकी जो हैंगिंग है उसको नहीं रोक पाएंगे, मतलब वो जो है वो इट वुड नॉट बी कॉल्ड ऑफ। ठीक है, तो ये जो था एक मोटा मोटा मैंने आपको ऊपर से इसकी हाइलाइट्स कुछ बता दिए हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड डेफिनेटली रीड इट। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड बीन नॉन वायलेंट, तो देखिए ये गलत है, गवर्नमेंट ने एग्री कर दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी है द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स who had indulged in the peaceful picketing of liquor and foreign cloth shops. This is also wrong because the government did agree to release the prisoners who had been peaceful. C option जो है आपका वो है the Congress did not agree to the suspension of civil disobedience. This is again wrong because Congress did agree to the suspension of civil disobedience. D option है the Congress agreed to take part in the second round table conference, and this is the correct answer.
ठीक है, ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर. ओके, सो देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो 68th क्वेश्चन. दिस इज इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है ये बहुत बार, कुछ नया नहीं है. विच हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द भील सेवा मंडल इन 1922. तो देखिए इसमें आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन, दिस इज कम्प्लीटली फैक्चुअल. अमृतलाल विठल दास ठक्कर जो हैं ये इन्होंने इसको फाउंड किया था इन गुजरात. तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी. ओके, 69th क्वेश्चन पे आते हैं. In 1911, who among the following introduced a bill in the Imperial Legislative Council for the introduction of compulsory and free primary education in India? तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे. ही इज़ ऑल्सो दी पॉलिटिकल मेंटोर ऑफ महात्मा गांधी. इन्होंने बहुत इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉर्म किए हैं, जो पूछा जा सकता है सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो किसने हु स्टार्टेड इट? गोपाल कृष्ण गोखले. हितवाद जो है एक बहुत ही फेमस वीकली मैगजीन थी, ये उसको लॉन्च इन्होंने किया था. उसमें राइटर थे, ये संपादक थे उसके. तो देखिए हितवाद के बारे में पता होना चाहिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए. एंड देन ऑफ कोर्स गोपाल कृष्ण गोखले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर ऑफ दैट टाइम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो यहाँ पे भी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 69th का ऑप्शन डी. ओके, 70th क्वेश्चन पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्ट 5 ऑफ 1843 रिलेटिंग टू स्लेवरी इन इंडिया इज करेक्ट? तो देखिए स्लेवरी इन इंडिया चार्टर था 1843 का, जो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था. तो इसमें इन्होंने स्लेवरी जो है ख़त्म करने की बात कही थी. तो यहाँ पे एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा. इट गेव द मास्टर्स द राइट टू विलफुली कीप देयर स्लेव्स टाइड टू देयर एस्टेट्स. नो, दिस इज रॉन्ग. Option B, it denied the masters the use of courts to assert their claims on slaves. This is also wrong. Option C, the law courts and masters worked jointly in resolving the cases of desertion. और ऑप्शन डी है द स्लेव्स बिकेम द ओनर्स ऑफ द लैंड. तो देखिए यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट जो ये मुझे यहाँ लग रहा है वो ये है कि ऑप्शन सी जो है वो सही है. ऑप्शन डी भी देखिए बिकेम द ओनर्स ऑफ द लैंड, अब मैं इसमें थोड़ा डाउटफुल हूँ, क्योंकि देखिए यस उन्होंने ये अलाउ किया था कि इवन स्लेव्स कैन ओन लैंड, पर ये नहीं कहा था कि कन्फिस्केशन होगी लैंड की. तो देखिए ऑप्शन सी भी सही लग रहा है मुझे, ऑप्शन डी भी सही लग रहा है. तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार आंसर की ज़रूर देखिएगा. बट देन येस, अगर कन्फिस्केशन की बात है तो ऐसा नहीं था कि स्लेव्स को ये राइट दे दिया था कि आप विलफुली यू कैन कन्फिस्केट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओनर्स. बट there was a provision ki the slaves can own private properties from now on. Nobody can stop a slave from owning property. तो ऑप्शन डी भी सही है. ऑप्शन सी में भी मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, तो आई सजेस्ट कि आप एक बार आंसर की से इसको टैली ज़रूर करिएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Maratha statesman signed the Treaty of Bassein on December 31, 1802? तो देखिए बाजीराव टू जो हैं इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी ऑफ बसीन जो थी साइन की थी. क्योंकि जो होलकर थे उनके साथ देखिए जो उस टाइम पे मराठास थे, दे वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बोल सकते हैं. पेशवास थे, सिंधियाज थे, आपके होलकर थे. तो इनमें आपस में सक्सेशन के लिए वॉर्स होते थे. तो बाजीराव टू जो थे इन्होंने ब्रिटिशर्स से हेल्प सीख करी थी ट्रीटी ऑफ वसीन में 1802 में. तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, बाजीराव टू. ठीक है, बाजीराव टू जो थे इसमें इंपॉर्टेंट है, ये रघुनाथ राव के सन थे. पूछा भी जाता है कभी कभी. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मॉडर्न इंडिया एंड यू शुड रियली रिमेंबर एंग्लो मराठा वॉर्स जितने भी हुए हैं, एंग्लो माइसोर वॉर जितने हुए हैं, उनकी डेट्स, उनकी ट्रीटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The Amar Naika system was a major political innovation of which Indian imperial ruler? तो देखिए विजयनगर एम्पायर जो था उसका एक उसमें ये सिस्टम बहुत प्रेवलेंट था.
नायक जो थे, नायक्स इंडिविजुअल चीफ्स होते थे, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स थे, उनके इंडिविजुअल चीफ्स थे, मिलिट्री चीफ्स थे, जो कभी कभी रिबेल कर जाते थे, ठीक है, जो मेन किंग थे विजयनगर के उनसे। तो इसको काउंटर करने के लिए एक अमर नायक सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो रूलर्स थे उन्हीं के फेवर में, उन्हीं के फेवरेबल जो उनके मिलिट्री चीफ्स थे, उन्होंने उनको परगना देना स्टार्ट कर दिया, उनको उन्होंने उनके सेपरेट छोटे छोटे उनको चीफ्स बनाना स्टार्ट कर दिया, और उनको सेपरेट मिलिट्री रखनी अलाउ कर दी, जिससे कि इट वाज एक तरीके से डिसेंट्रलाइज करने का इसका एक मेन मोटिव था। तो दिस वाज वेरी हेल्पफुल इन कंसोलिडेटिंग द एम्पायर। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओके, विजयनगर। ऑलराइट Kiran, knowledge involvement in research advancement through nurturing is an initiative to provide opportunities to women scientists who, तो देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इट हैज़ बीन स्टार्टेड, एंड देखिए यहाँ पे आप देखिए तो ये जो है उन विमेन को प्रोवाइड की जाएगी जिनको करियर में ब्रेक लिया, एंड नाउ दे आर स्टार्टिंग अगेन, okay, so in order to pursue innovative research of course, but only for those women who have taken some kind of a break in their life, but ये specify नहीं करा था कि due to family reason ही break होगा, but then again when you look at the other options, तो इसमें से जो सबसे appropriate option है वो है option A, तो your correct answer will be option A, okay, according to me. Again I would suggest आप एक बार आंसर की से भी टैली कर लीजिएगा just to be double sure. तो देखिए अब ये अगला क्वेश्चन है आपका, निधि इज़ एन एम्ब्रेला स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ, तो देखिए जो निधि स्कीम है दिस इज़ फॉर यंग एंड इंस्पायरिंग इनोवेटर्स, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 74 का ए, यंग एंड इंस्पायरिंग इनोवेटर्स। सौभाग्य स्कीम एम्स एट यूनिवर्सल, तो देखिए सौभाग्य स्कीम जो है ये यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है, ठीक है, स्पेशली जो आपके रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, देर हैव बीन अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस इन डिस्कॉम सेक्टर एज वेल, तो आपको वो एक बार पढ़ने चाहिए, आपको स्कीम्स उनकी पढ़नी चाहिए। तो सौभाग्य स्कीम जो है, कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो सकता है सौभाग्य और उज्ज्वला स्कीम से, तो उज्ज्वला इज़ नॉट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, उज्ज्वला इज़ फॉर एलपीजी, एंड सौभाग्य स्कीम इज़ फॉर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। तो देखिए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन जो था ये हमारा टारगेट था कि 2019 तक ये चीज़ जो है इसको अचीव कर लेंगे, बट ये नहीं हो पाया था। तो एनीवेज अब सरकार से द गवर्नमेंट सेज दैट वी हैव अचीव्ड इलेक्ट्रिकल house we have achieved 100% electrification. Now the main focus is to get last mile connectivity and also improve the discom services, the distribution services. तो anyways तो यहाँ पे अगर सौभाग्य स्कीम की बात है तो करेक्ट आंसर विल बी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट विल बी योर ऑप्शन बी, ओके। 76 क्वेश्चन पे आते हैं, मिशन इंद्रधनुष एम्स एट, तो देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है ये फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए है अगेंस्ट डिजीजेस दैट आर वैक्सीन दैट कैन बी ट्रीटेड बाय वैक्सीन्स, ओके। तो योर करेक्ट आंसर विल बी फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ओके। मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी स्टार्ट हुआ है, वो क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 77th क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द DDU-GKY इज नॉट करेक्ट। देखिए ये क्या है, ये है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कल्याण योजना, ठीक है, और इसका मेन जो मोटिव है वो है कि जो अर्बन एरियाज़ में जो पुअर फैमिलीज से जो यूथ है उसको ट्रेन करना, स्किल डेवलपमेंट उनकी होगी, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होगी, ताकि वेज एम्प्लॉयमेंट जो है उनमें प्रेवलेंट हो। तो इसमें से आपको नॉट करेक्ट आंसर देखना है, तो ऑप्शन सारे पढ़ने पड़ेंगे। इट इज़ अ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, करेक्ट। इट इज़ फॉर रूरल यूथ फ्रॉम पुअर फैमिलीज, ऑल्सो करेक्ट। its objective is placement in wage employment, also correct। it relies entirely on skill training by government agencies। तो देखिए आप अगर रिडक्शन मेथड से चलें तो एक जो है ऑप्शन गलत होना है, आपके 3 ऑप्शन सही हैं तो डी ऑब्वियसली गलत होगा, तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, विच इज़ द नॉट करेक्ट ऑप्शन। 78th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आर करेक्ट।
तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 2000 में 2000 में आई गेस ये लॉन्च करी गई थी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ही ईजी हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी। तो देखिए इसका पॉवर्टी से लेना देना नहीं है। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो येस, जब कनेक्टिविटी होगी तो रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट होगी। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज, ऑल्सो करेक्ट। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 2 and 3 ओनली। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द सी अप टू। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, ऑप्शन बी 12 नॉटिकल माइल्स। ओके, आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट। तो देखिए करंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है और ये मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट हर सीडीएस में इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। या तो पूछेंगे ये करंट कहाँ से फ्लो करता है, या पूछेंगे वार्म कौन सा है, कोल्ड ओशन करंट कौन सा है। तो देखिए ये इसमें सही आंसर जो है वो है आपका कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट जो है ये इस तरफ से आपका जो नॉर्थ पैसिफिक करंट है वहाँ से फ्लो होके नीचे यहाँ पे कैलिफोर्निया कोस्ट पे आता है। तो ये क्या है कि ये ऊपर से आ रहा है, हायर लैटिट्यूड से आ रहा है। तो यहाँ से ठंडा पानी आ रहा है, ठंडा होके आ रहा है यहाँ से, कोल्ड करंट्स इसमें मिक्स हो रहे हैं ऊपर से। तो कैलिफोर्निया करंट जो है ठंडा करंट है। ब्राज़ीलियन करंट की बात करें आप, या गल्फ स्ट्रीम की बात करें, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की बात करें, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या है आपका, जो आपका इक्वेटर के पास जो आपका नदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे फ्लो करता है। ठीक है, तो आपके जो नदर्न हेमिस्फेयर में करंट्स हैं वो सारे आपको याद रखने हैं कि वो क्लॉकवाइज जाते हैं। ठीक है, और जो आपके सदर्न हेमिस्फेयर में करंट्स हैं वो आपके जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है ये इस साइड पे है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट है। ओके, यहाँ पे आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ पे आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, और बीच में आपका काउंटर करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो हम ज़रूर बनाएंगे। प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो एनीवेज, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कोल्ड ओशन करंट कौन सा है, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया करंट। ये नहीं देखना है कि कैलिफोर्निया में कहाँ ठंडा पानी आएगा, ठंडा पानी ऊपर से आ रहा है, there's a logic to it. So anyways, your correct answer would be option D. So that was it for today's video, guys. Do like and subscribe to the channel, and comment in the comment section if you need some dedicated videos for a particular topic or something. And okay, all the very best for whatever you are preparing for, and thank you very much.